स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे परीक्षाबाज के YouTube चैनल पे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हमने बजट के बारे में बात करी थी कि रेवेन्यू एंड कैपिटल ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू जो है हमें जो है सरकार को जो है पैसा भी मिलता है और इन्हीं सब चीज़ों पे सरकार जो है खर्चा भी करती है। तो आज इन सब चीज़ों को हम अलग अलग जानते हैं कि किसमें कितना पैसा, कहाँ से पैसा आता है और कैसे पैसा आता है। सबसे पहले आज बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, प्राप्तियां कहाँ से होती हैं पैसे की। सबसे पहली बात देखें टैक्स रेवेन्यू, जो एक मेजर पोर्शन आता है वो हमारा आता है टैक्सेस से, जो है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, जो एक सीधा तरीके से मतलब डायरेक्टली आपको दिया जाता है। जैसे इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, ये सीधा सरकार के पास जाता है, मतलब 1 to 1, मतलब हम पे लग रहा है और हम ही ने उसको दिया। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्टली जाता है, मतलब जैसे कैसे होगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहीं हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, टैक्सेस किसको पे करने, रेस्टोरेंट वाले को, लेकिन रेस्टोरेंट वाला लेगा किससे, हमसे। तो सरकार है, मान लीजिए हमारी ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिल रहे हैं वो मिलेगा हमारे रेस्टोरेंट से, लेकिन ये रेस्टोरेंट वाला ये टैक्सेस कैसे पे कर रहा है, ये हम लोग से ले रहा है, हम कंज्यूमर से ले रहा है। तो ये कैसे लगा, ये हमें कैसे देना पड़ा, इनडायरेक्ट वे में, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ना कि ऐसे जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और जैसे सीधा कर, इसमें नाम ही देखिए सीधा कर, सीधा कर का क्या होता है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, इनकम टैक्स, और किसने दिया, हम कंज्यूमर ने दिया, हमें जो इनकम मिल रही है सीधा सीधा दिया। लेकिन जीएसटी वगैरह कैसे मिलता है गवर्नमेंट को, यहाँ से गया रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट से गया सरकार पे, इस तरीके से मिलता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, मतलब जो है डायरेक्टली नहीं दिया जाता है लोगों से, ये इनडायरेक्टली मिलता है गवर्नमेंट को। और ये जो है सीधा सीधा गवर्नमेंट के खाते में पैसा जाता है। हम ऑनलाइन इनकम टैक्स भरते हैं या हमारी तनख्वाह में से इनकम टैक्स काट लिया जाता है, टीडीएस कैसे जिसे कहा जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो काट लिया जाता है, वो सीधा सीधा सरकार के खाते में चला जाता है। फिर बात करते हैं अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, एक एक टैक्स को पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या होता है और कैसे होता है और कैसे लगता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व, तो इसमें क्या चीजें देखते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयूज, पीएसयूज क्या, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें से जो हमें प्रॉफिट मिलता है, जो मतलब सरकार की जो कंपनियां जिसमें सरकार का पूरा जो है हाथ है, उन कंपनियों से जो प्रॉफिट मिलता है वो होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्रॉफिट से। इंटरेस्ट की रिसीप्ट, जो ब्याज की जो मिलता है हम लोगों को, वो प्राप्तियां होती हैं हमें। पेनल्टी और फाइन, जो जुर्माना लगते हैं, जैसे आपने देखा है कहीं आप बहुत सारी चीज़ों पे जुर्माना लगता है, आप लोगों का भी लगता होगा, कभी आपने गलत हेलमेट नहीं लगाया, कभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इन सब चीज़ों के जुर्माने लगते हैं। कई लोगों का आपने देखते होंगे कि कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें जो है फाइन लगा दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है पेनल्टी और फाइन में लिया जाता है। और गिफ्ट्स, जो सबको पसंद है, उपहार कोई भी दे, कौन मना करता है। तो अगर कोई बाहर की कंट्रीज या लोग जो हैं उपहार के तौर पे पैसा देना चाहें, गिफ्ट के तौर पे पैसा देना चाहे गवर्नमेंट को, तो वो भी कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह के बारे में एक एक करके अलग अलग जानते हैं कि क्या क्या किसमें है और कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। डायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें, जो हमारी इनकम पे लगता है, सीधा हमारी आय पे लगता है, वो कौन कौन से टैक्सेस हैं। अच्छा एक चीज और ही देखिए, दो कॉलम बनाए हुए हैं मैंने इसमें, एक में बनाया हुआ है संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट का, दूसरे का स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार का। मतलब कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सीधा यूनियन गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, राज्य सरकार के पास जाते हैं। जैसे हम यूपी में रहते हैं तो हमारा जो कुछ कर ऐसे लगते हैं जो यूपी सरकार को जाती है, ना कि सीधा भारत सरकार को जाती है। तो इन टैक्सेस पे भी देख लेते हैं ये सारे इनकम पे ही लगते हैं, लेकिन कुछ टैक्सेस डिवाइड क्योंकि राज्य के भी अलग अलग खर्चे होते हैं और भारत सरकार के भी अलग अलग खर्चे होते हैं। पूरा डिपेंड अगर रहेगा कि राज्य भारत सरकार पे, तो वो भी तो सही नहीं है। कुछ पैसे उसको भी तो हक है भाई कि हम अपना पैसा खुद भी कहीं से लेके आए, सारा पैसा थोड़ी ना जब मांगो कटोरे की तरह खड़े हो जाए, हमको इतना पैसा दे दीजिए, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें कि यूनियन गवर्नमेंट में क्या चीजें आएंगी, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, अभी इन सब चीजों के जो टैक्सेस हैं इनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन एक एक समरी आप यहाँ पे जानते जाइए ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाए, फिर जब मैं डिटेल में एक एक चीज बताऊंगी तो बहुत आसानी से समझ में आएगी।
कॉर्पोरेशन टैक्स, जितने भी जैसे आपके कॉर्पोरेट कंपनीज है कुछ है, उनका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कह लीजिए या नेट रेवेन्यू जो होता है, उस पे जो है टैक्स लगता है। कई लोगों का लाखों में होता है, कई लोगों का करोड़ों पे होता है। और टैक्स स्लैब जो है, मैंने आपको जैसे बताया था कि बजट जब आता है उसी पे बता दिया जाता है कि आगे सालों में क्या पूरा हमारा रहेगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल 1 से 31 मार्च तक में क्या टैक्स रेट लगेगा, वो चीज़ बता दी जाती है। तो उसी में बताया जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो भी नेट रेवेन्यू होता है। मतलब क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी अगर हमने बिजनेस शुरू किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कि कभी कोई चीज़ खराब हो गई, कोई चीज़ बिकी नहीं बिकी, कोई चीज़ों का हमें दिक्कत हो गई, हमारा वो मशीनरी हमें सही करवानी होगी, तो इन सब चीज़ों के खर्चे और लोगों की सैलरीज देना, ये सारी चीज़ें निकाल के जो हमारा जो नेट रेवेन्यू आएगा, उस पर जो टैक्स लगता है वो होता है ये कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर ये इनकम टैक्स, आयकर, ये तो सबको ही पता है। अभी जहाँ सबकी नौकरियां लगनी शुरू हो जाएंगी आप लोगों की, सबसे पहले आपको देना होगा आयकर। आपके नौकरी लगते ही महीने की तनख्वाह के साथ आपका आयकर दिया जाएगा काट। टीडीएस जिसे बोला जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये काटा जाता है हर महीने। और इसका भी टैक्स स्लैब आप देखते होंगे कि जो भी हमारा जो बजट आता है 1 फेब को, जैसे अभी आया था, तो उसमें क्या था इस बार कोई टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया। तो इसमें भी ये चीज़ है, इनकम टैक्स में जो स्लैब आएगा, वो भी मैं स्लैब भी अभी आपको दिखाऊंगी कैसे क्या है, वो भी आप देखिएगा, उसमें भी पूरा समझा दूंगी आगे चल के। और इसमें जो इनकम टैक्स कैसे कटता है क्या है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। जैसी आपकी तनख्वाह होगी, जैसे इस बार हुआ है कि 7 लाख तक आपको कोई भी आयकर नहीं देना है, 7 लाख तक आपकी अगर आपका तनख्वाह उससे ऊपर है तो आप पूरे टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको अपनी टैक्स देना होगा। कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ। अब ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? अगर आप देखें, लोग जो हैं शेयर मार्केट और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, जो भी उनसे आपको अगर प्रॉफिट्स मिले, उन सब चीज़ों पे टैक्सेस लगते हैं। फिर दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी आपने बेची, उस प्रॉपर्टी को, जैसे जो काम नहीं कहते कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आज एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉफिट हो गया भाई, 2 4 5 साल बाद हमने प्रॉपर्टी बेच दी, तो उस प्रॉफिट पे जो रहेगा ना, उस पे वो कैपिटल गेन टैक्स, मतलब जो गेन हो रहा है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, उस पे टैक्स लगता है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, अगर हम देखें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, तो ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेती है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं लेती है। अगर आप इनकम टैक्स का अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें लिखा होता है एग्रीकल्चर टैक्स का भी कॉलम होता है, लेकिन वो पूरा उस पर छूट मिलती है, जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी उसमें छूट मिलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ले चुकी है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ले चुकी है तो यूनियन गवर्नमेंट भी लेगी, तो भाई एक दफे हम राज्य को दें, एक दफे हम भारत सरकार को दें, ये पागल थोड़ी ना होते हम लोग भी, दो दफे थोड़ी ना एक ही टैक्स दिया जाएगा। तो ये जो है राज्य सरकार लेती है टैक्स, ना कि भारत सरकार लेती है। तो इनकम टैक्स में अगर आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें इसकी पूरी छूट मिलती है। और बहुत कम राज्य हैं जो अब यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर पे टैक्स लेते हैं, बाकी सारे राज्य अब नहीं लेते। प्रोफेशनल टैक्स, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो सरकार के थ्रू जो है जिन पे टैक्स दिया जाता है, लेकिन ये भी मैक्सिमम है 2500 पर ईयर पर पर्सन, इससे ज़्यादा आप नहीं उस पर दे सकते, इतना ज़्यादा आप, इससे ज़्यादा पैसा उस इंसान को नहीं दे सकते। तो ये कुछ टैक्सेस हैं जिनके बारे में अभी मैंने बात करी। अब और थोड़े से देखते हैं क्या है। अब एसेट्स और ट्रांजैक्शन पे क्या लगते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जैसे बॉन्ड्स वगैरह हुए, आप लोगों के शेयर्स हुए, इन सब चीज़ों पे जितना भी आपको प्रॉफिट होगा, जितनी आपकी सिक्योरिटीज आपको इसमें गेन मिलेगा, आपको सिक्योरिटी गेन वगैरह मिलेगा, उस पर जो टैक्स लगता है वो एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, किसी वस्तु का आप लेन देन करेंगे, उसको बेचेंगे, खरीदेंगे, कोई एक आपका मान लीजिए कुछ, जैसे ये ज़्यादातर ये होता है कि नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ही होता है, इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे ये चीज़ नहीं होती, एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर इनकम इस पर नहीं आती है। इसमें जो भी वस्तु का लेन देन होगा उसमें मेटल, गैस, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर लैंड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, तो उस पर एक टैक्स लगता है। ये अभी थोड़ा टाइम पहले से ही लगना शुरू हुआ है, तो ये भी अब लगता है, लेकिन ये कौन लेता है, भारत सरकार लेती है। फिर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, ये आपने देखा ही होगा, लैंड रेवेन्यू वगैरह जो है, कोई भी आपका जमीन है उस पर जो है कर लगता है, वो एक लैंड रेवेन्यू आपका हुआ। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदे
कुछ भी हो तो उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उस पर आपको लगता है आपको अपने घर का नाम बदलवाना है, अपने माता पिता से अपने नाम करवाना है या किसी और के नाम करना है, उस पर भी आपको जो है ड्यूटी वगैरह देनी होती है। तो हर एक चीज़ का स्टैम्प, अगर कोई भी आपको कहीं भी देखते होंगे कि बोलता जाता है इतने की स्टैम्प ड्यूटी बनवा के लाइए इसके साथ, तो वो सारा जितना पैसा जाता है उस पर जो कर लगता है वो सारा जाता है स्टैम्प ड्यूटी वगैरह का, इन सब चीज़ किसके पास? राज्य सरकार के पास। तो जितना स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन पे रहता है वो जाता है हमारा राज्य सरकार के पास। फिर प्रॉपर्टी टैक्स, ये तो सभी ने सुना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स, जिनके अपने अपने घर होंगे तो उनको पता ही होगा कि आपको हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना ही होता है। तो ये कुछ टैक्सेस हैं जो भारत सरकार के पास अलग जाते हैं और राज्य सरकार के पास अलग जाते हैं। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हर टैक्स आपको क्लियर हो, क्योंकि इन सब चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं। और आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आसानी से भर दी जाएं, सारे लोग आसानी से, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भी सब चीज़ें अब ऑनलाइन भी होने लग गई हैं, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, ये सारी चीज़ें भी बहुत आसानी से होने लगी हैं। और जितना भी इनकम टैक्स वगैरह की भी हम बात करें, सब चीज़ें आप आराम से घर बैठे बैठे भर सकते हैं। तो हमने क्या देखा था? एडम स्मिथ के सिद्धांत देखे थे, उन सारे सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ के सिद्धांतों पे क्वेश्चन आ चुका है। आगे हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स के क्या हमें मेरिट्स हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव इन नेचर। हाँ भाई, ये तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं। ये नहीं है कि प्रोपोर्शनल लें कि हम जितनी भी किसकी आय हो सबसे हम उतना टैक्स लें, वो चीज़ नहीं है। ये धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ते हैं। तो जितना अगर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनसे कम लिया जाता है, जो हायर इनकम वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। सर्टेनिटी, जो अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी एडम स्मिथ में भी, कि हमें पहले से पता होता है कि कौन सा टैक्स लग रहा है, कब लग रहा है और कैसे हमें उसे देना है, ये सब पहले ही बता दिया जाता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू, भाई गवर्नमेंट के पास क्या तरीका है रेवेन्यू का? टैक्सेस। तो सारे टैक्सेस से, डायरेक्ट टैक्स से तो अच्छा खासा उनको रेवेन्यू मिलता है सब, क्योंकि डायरेक्टली भारत सरकार के खाते में जा रहा है। जब तक उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, खर्चा कैसे करेंगे वो हम पे? हमारी लोगों की भी तनख्वाहें, जो सरकारी जजेस हैं, सब लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और सबकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? टैक्सेस से जो रेवेन्यू मिलेगा उन्हीं से ही सारी चीज़ें खर्चे चलेंगे। इंक्रीजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या? जैसे कि आपने देखते होंगे, पहले एक इनकम टैक्स में धारा चलती थी 80C, जिसमें कहा जाता था अगर आप साल भर में 1.5 लाख रुपए तक की आपने सेविंग करी तो उतने की आपको पूरी पूरी छूट मिलेगी। वो आपके जो टोटल ग्रॉस इनकम जो होगी उसमें से घटा दिया जाएगा। तो लोग इसीलिए इसमें 1.5 लाख रुपए तक की ऐसी चीज़ों में सेविंग करते थे जिसमें हमें जो है छूट मिल सके 80C में। तो लोगों की सेविंग्स बढ़ती थी। सेविंग्स अच्छी होंगी तो भैया ठीक है वो, और ये सेविंग्स क्या होती थी? मिनिमम ये वाली सेविंग्स ना 5 साल के लिए चलती हैं। जितने भी 80C में जितनी भी धाराएं हैं, जितने सब सेक्शंस हैं, उनमें जितने भी आते हैं, जैसे मान लीजिए PPF आता है, NSC आती है, 5 ईयर TD वगैरह आता है, या फिर आपने कुछ ऐसी स्कीम ली हो जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो वो सारी स्कीम्स मिनिमम 5 ईयर्स की स्कीम्स होती हैं जो सेविंग्स में 80C में काउंट होती हैं। तो ये हम सेविंग्स अच्छी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमारी सेविंग्स हो गई, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम अब अलग अलग जगहों पे ताकि हम टैक्स से बच सकें, कम टैक्स देना पड़े भैया वो। और वो सेविंग्स क्या है? हमारे फ्यूचर में काम आएंगी। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हम अच्छी करते हैं। उसके बाद इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें कि हाँ मतलब ये फ्लेक्सिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पूरा रिजिड है कि मतलब बस आज ये है तो है। टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसा चाहती हैं सरकारें उस हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। अब लोगों की चेतना, लोगों की कॉन्शियसनेस जो है वो भी इससे बनी रहती है, भैया उनको भी पता है कि हमें क्या करना है, और लोगों को सब चीज़ें पहले से बता दी जाती हैं कि भैया ये करना है। तो लोग भी इसमें जागरूक रहते हैं और अपना योगदान करते हैं। अब कुछ इनके डीमेरिट्स भी जान लेते हैं कि इनके क्या क्या दोष भी हैं। डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें बात करी जाए, अब कई बार होता है कि लोगों को लगता है अरे यार ज़्यादा तनख्वाह आएगी तो उतना ही मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो भैया मुझे ना ओवर टाइम नहीं करना, ओवर टाइम करूँगा उसका पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा उतना ही टैक्स में कट जाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा? तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा होता है कि लोगों को कि मतलब काम करने से वो रोकती हैं चीज़ें, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ठीक है जितना मिल रहा है उतना ही मैं कटवा लूँ पैसा, उतने TDS कटवा लूँ उतना बहुत है, जितना एक्स्ट्रा आता रहेगा उतना और मुझे टैक्स में ही देना पड़ेगा। पोटेंशियल फॉर टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स में चोरी, ये तो
बहुत लोग करते हैं टैक्स में चोरी, बहुत लूप होल्स हैं इन सब चीज़ों में। अगर आप देखेंगे तो अगर इस बार बजट में भी है काफ़ी चीज़ें, अगर आपने देखी होंगी कि उन्होंने बताया है कि इतने टाइम से पहले के लोगों का अगर होगा तो 25,000 कर माफ़ कर दिया जाएगा, 10,000 कर माफ़ कर दिया। तो मतलब कितना पेंडेंसी है अभी भी, इतना सब रेगुलेट होने के बाद भी अभी कितनी पेंडेंसी बची हुई है। और लोग चोरी करने के लिए बहुत चीज़ें देखते हैं। लोग वाइट मनी, ब्लैक मनी, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, इसीलिए जो है नोटबंदी वगैरह भी हुई थी। तो टैक्स से बचने के लिए, टैक्स के दायरे में ना आए, वो सारी चीज़ें बहुत लोग देखते हैं। तो टैक्स की चोरी भी होती है, सेविंग्स में भी, हमारी बचत में भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि टैक्स में वो पैसा चला जाता है। अगर मुझे साल भर का 1 लाख रुपए टैक्स में ना देना हो तो मैं वो 1 लाख रुपए बचा सकती हूँ ना। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ऐसा कोई टैक्स का सिस्टम नहीं है, जैसे यूएई वगैरह में, दुबई वगैरह में कोई टैक्स का ऐसा सिस्टम नहीं जो इनकम टैक्स वगैरह दो। तो वहाँ पे जो आपने कमाया वो आप ही की जेब में जाएगा, पूरा पूरा आपका, सरकार उससे आपसे कुछ नहीं लेती है। तो यहाँ पे भी लोगों पे वो बचत का प्रभाव पड़ता है। मान लो आपको 10 लाख रुपए मिल रही है, उसमें आपने 1 लाख रुपए का टैक्स दे दिया, तो यार वो 1 लाख रुपए तो आपके गए ना। वो तो आपके काम आ सकते थे, आपके फ्यूचर के लिए काम आ सकते थे, आप उसको कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते थे। वो चीज़ नहीं हो पाई। लैक ऑफ चॉइस, विकल्प नहीं है हमारे पास, हमें टैक्स देना ही देना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं देंगे, नहीं देंगे तो इनकम टैक्स वाले नोटिस लेके आ जाएंगे, नहीं तो कुछ टाइम बाद खुद ही आ जाएंगे आपके पास कि भैया कहाँ है टैक्स हमारा। क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है आपके पास, सब कुछ, एक तो आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं तो आप पकड़ में आ ही जाएंगे। क्योंकि आजकल तो डिजिटल ट्रांजैक्शन ही इतने सब चल रहे हैं, तो पता ही चल जाता है सरकार को कितना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं पैसे का। तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, आपको टैक्स देना ही देना है। और अब तो हर तरीके से सरकार हमें वो करने की कोशिश में है कि बस कोई टैक्स की चोरी ना कर पाए, बस टैक्स पूरा मिले हमें। टालना, अब ये तो चीज़ आप देखते ही होंगे, आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, अरे इस साल वाले टैक्स में इतना देख लेते हैं, इतना कम करते हैं, फिर उसके बाद नोटिस आएगा तब देखा जाएगा। तो लोग टाल मटोल करते हैं, चोरी करते हैं, टाल मटोल करते हैं, ये सब आम बातें हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही इतनी एफिशिएंसी से और काम किया जाता है, ताकि कम से कम टैक्स की चोरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो। और अब तो बहुत अच्छे टैक्स स्लैब्स भी आ गए, धीरे धीरे एक एक टैक्स के बारे में सब कुछ जानेंगे, बारीकी से जानेंगे एक एक टैक्स के बारे में, जो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टैक्स कैसे लगता है, क्या होता है। इनकम टैक्स जिसके आपको आगे ज़रूरत भी पड़ेगी उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक टैक्स को प्रॉपर वे में लेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे लिंक को आप जो है शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।